जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है उसमें हम देखेंगे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। किस प्रकार से भारतीय क्षेत्र में इस फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है, क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं और किस प्रकार से भारतीय समाज में ये अपना प्रभाव छोड़ती है ये कंपनी, इसके विषय में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या किन परिस्थितियों में ये कंपनी भारतीय क्षेत्र में व्यापार के लिए आई थी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ यूरोप के क्षेत्र पे एक नज़र डाली जाए। यूरोप के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 1498 से ये जो देश है पुर्तगाल, 1498 में जब इसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की तो उसके बाद नियमित रूप से ये लोग यहाँ भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करते आ रहे थे। इसके साथ ही इसके लगभग 100 साल बाद हमने देखा पुर्तगाल के बाद यहाँ नीदरलैंड, जिनके निवासी डच कहे जाते थे, ये भी भारतीय क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने में सफल हुए। और इसके बाद यहाँ यूरोपीय क्षेत्र में जो देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड भी जो है भारतीय क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने में सफल हो चुका है। तो यहाँ पुर्तगाल, डच और ये जो इंग्लैंड के निवासी थे, भारतीय क्षेत्रों से व्यापार करके ये अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर रहे थे। और जब ये मुनाफा प्राप्त कर रहे थे तो इन सब पर जो नज़र थी वो थी फ्रांस की, क्योंकि साधारणतः भी देखा जाए तो जब आपके पड़ोसी किसी कार्य को करने से एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ये सोचेंगे कि हम भी इस कार्य को करें और एक मुनाफा प्राप्त किया जाए। और आप चाहे ना चाहें तो आपके घर वाले तो ये बोलेंगे ही कि देख फलाने का लड़का ये कर रहा है तो तू भी कहीं से कुछ मुनाफा प्राप्त कर कुछ काम कर ले भाई। तो फ्रांस के साथ भी ये स्थिति हुई। ये भी कहीं ना कहीं अब इन कंपनियों की तरह ही ये भी मुनाफा प्राप्त करना चाह रहे थे। तो सन 1664 की बात है। सन 1664 में सन 1664 ईस्वी में ये जो फ्रांस है इसमें जो शासन चल रहा था वो चल रहा था लुई 14वें का। अब लुई 14वें के शासन काल में लुई 14वें के एक मंत्री रहे हैं, इनका नाम था कोलबर्ट। तो लुई 14वें के ये जो मंत्री थे कोलबर्ट, सबसे पहले इन्हें एक विचार आया कि इन अन्य देशों की भांति हम भी एक कंपनी की स्थापना करें जो कि भारतीय क्षेत्रों में हमारी तरफ से व्यापार स्थापित कर सके। तो कोलबर्ट जब इस विचार को लेकर लुई 14वें के पास गए तो लुई 14वें इस बात से सहमत हो गए कि हाँ एक कंपनी की स्थापना की जाए भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए। तो यहाँ फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका विचार की कोलबर्ट के द्वारा दिया गया था। इस कंपनी का नाम रखा गया द कंपनी इन द ओरिएंटल। द कंपनी इन ओरिएंटल। द कंपनी इन ओरिएंटल नाम से इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। यह एक पूर्ण रूप से सरकारी उपक्रम था, सरकारी कंपनी के रूप में ये स्थापित की गई थी। इससे पहले की जितनी भी कंपनियां हम देख रहे थे, ये पुर्तगाल की हो, चाहे नीदरलैंड की, चाहे यहाँ इंग्लैंड की कंपनी हो, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां थी। और इनके साथ ही अब जो 1664 में यहाँ फ्रांस में जिस कंपनी की स्थापना हुई द कंपनी इन ओरिएंटल नाम से, ये पूर्ण रूप से एक सरकारी कंपनी थी। तो इस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से 1664 में एक कंपनी की स्थापना की गई। लुई 14वें का यहाँ पे शासनकाल चल रहा था और उनके मंत्री कोलबर्ट के विचार से एक कंपनी की स्थापना की गई थी। तो शुरुआती दिनों में ये कंपनी 1664 से लेके और 1667 तक भारतीय क्षेत्र से या इन एशियाई क्षेत्रों में इसने छोटे मोटे व्यापार ही प्रारंभ किए और कोई बड़ी कोठी स्थापित करने में ये कंपनी सफल नहीं हो पाई। तो 1664 से और 1667 तक की कंपनी भारतीय क्षेत्र से छोटे व्यापार ही करती रही। अब इन छोटे व्यापारों से अधिक मुनाफा इस कंपनी को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी तो इनका उद्देश्य कुछ ना कुछ यही रहा होगा कि एक बड़ा मुनाफा यहाँ भारतीय क्षेत्रों से प्राप्त किया जाए। लेकिन शुरुआती 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि ये कंपनी छोटे व्यापारों तक ही सीमित हो पाई थी। तो कंपनी को एक विस्तृत रूप देने के लिए यहाँ फ्रांस से एक डायरेक्टर भेजे गए जिनका नाम था फ्रांसिस्को कैरो, या इनको फ्रैंको कैरो भी हम कहते हैं। 1667 की ये बात है जब फ्रैंको कैरो भारत भेजे गए। 1667 ईस्वी में यहाँ
फ्रांस की तरफ से एक डायरेक्टर जो भारतीय क्षेत्र में भेजे गए थे, इनका नाम था फ्रैंको कैरो, या इन्हें हम कहते हैं फ्रांसिस्को कैरो। फ्रांसिस्को कैरो अब ये एक कंपनी की स्थापना के उद्देश्य से भारत में भेजे गए कि आप भारत जाएं और कहीं भारतीय किसी क्षेत्र में एक कंपनी की स्थापना करें जिससे कि अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। तो जब 1667 में ये फ्रैंको कैरो भारत आए तो भारत में इनकी मुलाकात एक ईरानी व्यापारी से हुई जिनका नाम था मरकारा। मरकारा जो थे एक ईरानी व्यापारी थे। मरकारा से इनकी मुलाकात होती है और मरकारा की सहायता से ये भारतीय क्षेत्र सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1667 में ये जो फ्रैंको कैरो आए थे कंपनी के एक डायरेक्टर के रूप में, इनकी मुलाकात मरकारा से हुई और सन 1667 में आए थे और 1668 में इन्होंने सूरत के क्षेत्र में एक कोठी की स्थापना कर दी। तो जो फ्रांसीसियों की भारत में प्रथम कोठी स्थापित हुई वो सूरत के क्षेत्र में 1668 में हुई, प्रथम फ्रांसीसी कोठी। तो इस प्रकार से इन्होंने एक कोठी की स्थापना यहाँ भारतीय क्षेत्र में कर ली है जो कि सूरत में इनके द्वारा की गई है। सूरत यहाँ पर ये क्षेत्र स्थित है। अब कोठी तो इन्होंने स्थापित कर ली है 1668 में, लेकिन यहाँ सूरत की स्थिति को हमें थोड़ा समझना होगा कि जब इन्होंने कोठी स्थापित की है तो यहाँ से क्या इनको जो चाह रहे थे, ये जितना लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे, क्या इनको वो लाभ प्राप्त हो पाया या नहीं हो पाया, इसे हम थोड़ा देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि 1668 में इन्होंने भारतीय क्षेत्र में एक कोठी स्थापित कर दी है सूरत के क्षेत्र में। सूरत में 1668 में एक कोठी की स्थापना इनके द्वारा की गई है। लेकिन सूरत के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि सूरत में जो है जो व्यापार स्थापित कर चुके हैं वो सूरत में अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं, डच भी यहाँ पे हैं, पुर्तगाली और अरब व्यापारी जो है इस क्षेत्र में लगातार अपना व्यापार स्थापित किए हुए थे और लगभग पिछले 50-60 साल से अंग्रेज, डच और ये जो पुर्तगाली थे इस क्षेत्र में व्यापार अपना कर रहे थे। अब जब 50-60 साल से व्यापार ये लोग कर रहे थे तो सन 1668 की ये बात है, ये वो दौर है कि जब व्यापार जो है विश्वास पे चलता था। अब आज की स्थिति अलग है, लेकिन उस समय जो है कि व्यापार जो है विश्वास से ही चला करता था कि इतने सालों से अगर आपका किसी के साथ संपर्क रहा है तो आप उसी से व्यापार करना ज़्यादा पसंद करेंगे, न कि किसी नई कंपनी से आप एकदम से व्यापार अपना प्रारंभ कर लेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे सूरत के, उन्होंने भी इस कंपनी को ज़्यादा इस कंपनी के साथ उन्होंने एकदम से व्यापार प्रारंभ नहीं किया और इन्हें मनमाफिक जो मुनाफा इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ ये जो सूरत का जो क्षेत्र है यहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी। अंग्रेज, डच और पुर्तगाली, अरब व्यापारी सब इसी क्षेत्र से व्यापार अपना कर रहे थे। तो यहाँ 1668 में फ्रांस की कंपनी को मनमाफिक यहाँ जब इनको लाभ इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो पाया तो ये 1669 में सूरत में, तो इन्होंने 1668 में व्यापार प्रारंभ किया था, तो 1669 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार यहाँ गोलकुंडा के क्षेत्र में गोलकुंडा के शासक से व्यापारिक अनुमति कुछ प्राप्त की जाए और वहां से व्यापार अपना शुरू किया जाए, क्योंकि इन्हें इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी थी कि अंग्रेजों को भी गोलकुंडा के जो सरदार शासक थे उन्होंने एक सुनहरा फरमान जारी किया था 1632 ईस्वी में। इसे हम पिछली क्लासेज में देख चुके हैं। यहाँ गोलकुंडा के सरदार शासक द्वारा एक सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में दिया गया था अंग्रेजों को। इस सुनहरे फरमान के इसकी मदद से जो है अंग्रेजों ने काफी अच्छा व्यापार इस गोलकुंडा के क्षेत्र में किया था और इनके व्यापारिक जो बंदरगाह थे इनके गोलकुंडा के क्षेत्र के, उनका उपयोग इन्होंने किया था। 500 पैगोडा वार्षिक के रूप में इन्हें ये फरमान जारी किया गया था। तो अब 1669 में यहाँ फ्रांस के इन्होंने भी सोचा, फ्रांसीसियों ने, कि गोलकुंडा से अनुमति ली जाए
गोलकुंडा के शासक के पास और वहां से भी व्यापार प्रारंभ किया जाए। तो ये 1669 में गोलकुंडा के शासक के पास जाते हैं और गोलकुंडा के शासक इन्हें व्यापारिक अनुमति प्रदान भी कर देते हैं। तो 1669 में गोलकुंडा के शासक ने मसूलीपट्टनम में इन्हें एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। गोलकुंडा के शासक ने 1669 में यहां मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति इन फ्रांसीसियों को दे दी थी। अब जब मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की तो मसूलीपट्टनम की स्थिति क्या है? यहां सूरत में तो क्योंकि नए व्यापार में इन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो नहीं पाया था, तो यहां मसूलीपट्टनम में क्या है? यहां भी तो अंग्रेज पहले से ही हैं और यहाँ डच भी अपनी एक कोठी लगा के बैठे हुए हैं। अन्य भी जो व्यापारी है यहाँ व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी और यहाँ भी इनको अधिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये दोनों मोर्चों पे असफल साबित हुए हैं ये फ्रांसीसी। एक तो सूरत में 1668 में जब इन्होंने व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित की थी तो यहाँ इन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मसूलीपट्टनम के इस क्षेत्र में जब 1669 में इन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण यहां भी इन्हें मनमाफिक जो लाभ ये चाह रहे थे वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो इन दोनों मोर्चों पर फेल होने के बाद जब ये असफल साबित हुए तो इनके एक सेनानायक रहे हैं डी लाहे, उनका नाम था। इनके सेनानायक डी लाहे ने क्या किया, इन्होंने एक अवैध कार्य यहां पे कर दिया। इन्होंने क्या किया कि यहां गोलकुंडा रियासत के अंतर्गत ही एक क्षेत्र था सेंट थोमे, या इसे संथामी इस क्षेत्र को कहा जाता था। इन्होंने संथामी पर 1672 में एक अवैध कब्जा कर लिया। तो इन्होंने क्या किया कि जब दोनों मोर्चों पे फेल हो गए थे तो इन्होंने 1672 में संथामी जो है कि यहाँ गोलकुंडा का एक क्षेत्र था, मद्रास के निकट ही एक क्षेत्र पड़ता था संथामी या सेंट थोमे। 1672 में इन्होंने संथामी पे अवैध कब्जा कर लिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ गोलकुंडा के शासक से इस चीज की अनुमति नहीं ली कि हम संथामी में अपना व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये अवैध कब्जा माना गया। ये कब्जा करने वाले जो व्यक्ति थे सेनानायक, उनका नाम था डी लाहे। डी लाहे के नेतृत्व में इन्होंने संथामी पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया और यहाँ एक छोटी मोटी इन्होंने कोठी भी इस क्षेत्र में स्थापित कर दी। लेकिन जब इस अवैध कब्जे की सूचना गोलकुंडा के शासक को मिली, और वो जो सूचना दी थी वो डचों ने दी थी, क्योंकि डच भी यहाँ मसूलीपट्टनम में अपना व्यापार कर रहे थे और उनके व्यापार को कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित कर रहे थे। तो उन्होंने इस अवैध कब्जे की सूचना, क्योंकि कब्जा तो ये अवैध ही था, बिना अनुमति के किसी के क्षेत्र को कब्जा लेना, तो इस अवैध कब्जे की सूचना डचों ने गोलकुंडा के शासक को दे दी। अब जब इस अवैध कब्जे की सूचना गोलकुंडा के शासक को मिली तो गोलकुंडा के शासक और यहां से डचों की एक सेना टुकड़ी, ये दोनों एक साथ मिलकर इन्होंने सेंट थॉमस से इन फ्रांसीसियों को बाहर खदेड़ दिया। इनके क्षेत्र जो इन्होंने ये अवैध रूप से कब्जाए थे ये भी वापस लिए, और जो मसूलीपट्टनम में इन्हें एक व्यापारिक कोठी की अनुमति मिली थी वह अनुमति भी वापस ली गई और इन्हें इस क्षेत्र से पूर्ण रूप से जो है भगा दिया गया। तो गोलकुंडा और इनके साथ डचों ने मिलकर, इन दोनों ने, गोलकुंडा और डचों ने मिलकर यहाँ फ्रांसीसियों को सेंट थोमे और यहाँ मसूलीपट्टनम से बाहर खदेड़ दिया। अब इनका ये जो क्षेत्र था सेंट थोमे, ये गोलकुंडा के शासक ने डचों को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक कोठी स्थापित तो कर ही ली थी। तो डच यही चाह भी रहे थे कि ये क्षेत्र हमें प्राप्त हो, तो गोलकुंडा के शासक के द्वारा डचों को ये क्षेत्र दे दिया गया। अब जब ये क्षेत्र भी इनके हाथ से निकल गए दोनों क्षेत्र, तो जब ये खबर यहां फ्रांस तक पहुंची तो फ्रांस से एक अन्य डायरेक्टर को भारत भेजा गया, उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो जब 1672 में इनके हाथ से ये संथामी का क्षेत्र और साथ ही साथ मसूलीपट्टनम का ये क्षेत्र निकल गया, तो इन्होंने
यहाँ फ्रांस से एक अन्य डायरेक्टर को भारतीय क्षेत्र में भेजा कंपनी को एक नई शुरुआत देने के लिए। इनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन को भारत भेजा गया कि आप जाएं भारत में और एक कंपनी की नई शुरुआत करें। तो फ्रांसिस मार्टिन जो थे वो 1673 ईस्वी में भारत आए थे। 1672 तक की ये घटना अभी हो चुकी है, मसूलीपट्टनम और ये सनथामी वाली। तो 1673 में जब ये भारत आए तो इनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी थे, उनका नाम था वेलांग लिस्पने। तो कंपनी के डायरेक्टर के रूप में फ्रांसिस मार्टिन और इनके साथ एक डिप्लोमेट के रूप में ये आए थे वेलांग लिस्पने। 1673 में ये लोग भारत आए। फ्रांसिस मार्टिन को यहाँ भारतीय क्षेत्र में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक। फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो पुर्तगाली सत्ता थी, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारतीय क्षेत्र में किसे कहा गया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो जब 1673 में आए, अब इन्हें इस बात की जानकारी थी कि यहाँ सूरत के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है और यहाँ मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो इन्होंने इस बार इन क्षेत्रों में न जाते हुए एक नए क्षेत्र की ओर रुख किया। फ्रांसिस मार्टिन और ये वेलांग लिस्पने जो आए थे, इन्होंने इस बार एक नए क्षेत्र की ओर रुख किया। उस नए क्षेत्र में हम देखते हैं कि ये जो हैदराबाद की जो रियासत यहाँ दक्षिण भारत में स्थित थी, हैदराबाद की रियासत में एक क्षेत्र था वालीकोंडपुरम। वहां के सूबेदार थे शेर खान लोदी। तो इस बार ये जो फ्रांसिस मार्टिन है और वेलांग लिस्पने, ये दोनों जाकर मिलते हैं शेर खान लोदी से। और यहाँ तमिलनाडु के पास में ही स्थित है पांडिचेरी। तो इन्हें ये पांडिचेरी का क्षेत्र जो है व्यापार के लिए दिया जाता है शेर खान लोदी के द्वारा। तो जब ये दोनों चले थे, हैदराबाद की रियासत में एक क्षेत्र था वालीकोंडपुरम। वालीकोंडपुरम के उस समय के जो सूबेदार थे शेर खान लोदी, शेर खान लोदी ने इन्हें एक क्षेत्र व्यापार के लिए दिया जिसका नाम था पांडिचेरी, या इसे अब वर्तमान में हम जानते हैं पुदुचेरी के नाम से। पुदुचेरी इस नाम से हम इसे जानते हैं। तो पांडिचेरी के क्षेत्र में इन्होंने अपना व्यापार नए सिरे से प्रारंभ किया और यहाँ अधिक जो है प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि इस पांडिचेरी के क्षेत्र में अंग्रेज और डच ये लोग मौजूद नहीं थे। तो इन्हें यहाँ अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा और थोड़ा बहुत इनका व्यापार जो है इस क्षेत्र से चलना प्रारंभ हुआ। तो लगभग 10-15 साल इन्होंने इस क्षेत्र में व्यापार किया, पांडिचेरी के क्षेत्र में। जब इन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ से प्राप्त होने लगा तो कंपनी के विस्तार के उद्देश्य से ये लोग 1690-92 के करीब इन लोगों ने यहाँ पांडिचेरी के क्षेत्र से उठकर ये लोग बंगाल के क्षेत्र में गए और 1690-92 के करीब इन्होंने यहाँ बंगाल के क्षेत्र में अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो थोड़ा बंगाल के क्षेत्र का व्यापार इनका देख लेते हैं। 1690-92 के दौरान इन लोगों ने जब बंगाल की ओर रुख किया तो बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां इस समय थे। शाइस्ता खां के द्वारा इनको यहां बंगाल के क्षेत्र में एक स्थान दिया जाता है व्यापार के लिए जिसका नाम था चंद्रनगर। चंद्रनगर तो चंद्रनगर से इन्होंने बंगाल में अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन ये जो चंद्रनगर है, फिर यहाँ पे स्थिति वैसी बन गई जैसे यहाँ सूरत और मसूलीपट्टनम में थी। चंद्रनगर के पास ही आप देख रहे हैं कि कासिम बाजार में डच अपनी रेशम चक्री लेके बैठे हुए हैं, वहां पे रेशम का वो कर रहे हैं कार्य। और साथ ही साथ यहाँ चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना आदि स्थानों पर जो है अंग्रेज भी अपने व्यापार में लगे हुए हैं। इस समय तक अभी कलकत्ता शहर की स्थापना नहीं हो पाई थी, कलकत्ता शहर की स्थापना आगे चल के होगी। तो 1690-92 में जब चंद्रनगर में इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया तो इनकी झड़पें जो वहां पे पहले से ही मौजूद थे डच, तो डचों से इनकी झड़पें इस क्षेत्र में शुरू हो गई, बंगाल के क्षेत्र में, चंद्रनगर और इधर कासिम बाजार के क्षेत्र में।
तो जब डचों से इनकी यहाँ झड़पें शुरू हुई, यहाँ चंद्रनगर में, या हम कहेंगे कि बंगाल के क्षेत्र में, जब इनकी जो छिटपुट झड़पें यहाँ डचों के साथ शुरू हुई थी, तो डचों ने क्या किया कि यहाँ चंद्रनगर में, तो क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में डच भी इतने मजबूत नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ चंद्रनगर में इनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि डचों ने, क्योंकि डच यहाँ देख रहे थे हम 1605 से ही यहाँ स्थापित हो चुके थे मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में, तो डचों ने यहाँ मसूलीपट्टनम के क्षेत्र से इनके पांडिचेरी पर हमला बोल दिया। ये इन्हीं घटनाओं का प्रत्युत्तर था जो कि यहाँ बंगाल के क्षेत्र में यहाँ फ्रांसीसियों द्वारा की जा रही थी। लगातार जो झड़पें इनके द्वारा डचों के साथ की जा रही थी, उसके प्रत्युत्तर में यहाँ डचों ने मसूलीपट्टनम से चलकर इनके क्षेत्र पांडिचेरी को घेर लिया और पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया। ये इन घटनाओं का प्रत्युत्तर रहा। तो 1693 की बात है, जब 1690-92 में इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, वहां झड़पें शुरू हुई, तो 1693 में उन झड़पों के प्रत्युत्तर में यहाँ पुडुचेरी का क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया। 1693 में यहाँ पांडिचेरी पर डचों का कब्जा हो गया। डचों ने इनका क्षेत्र जो पांडिचेरी इनको मिला था शेर खान लोधी के द्वारा जो दिया गया था, उस पर डचों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया 1693 में। अब एक बार फिर से फ्रांसीसी ये बैक फुट पे आ गए, क्योंकि इनका जो अच्छा बसा बसाया क्षेत्र था पांडिचेरी, ये भी इनके हाथ से निकल गया। और यहाँ तो अब इनके चंद्रनगर में तो इनके व्यापार की अभी शुरुआत ही हुई थी। तो 1693 में जब ये पांडिचेरी इनके हाथ से निकला, तो लगभग 5 सालों तक डचों ने इस पर अपना अधिकार जमाए रखा। और 5 साल के बाद जब यहाँ यूरोपीय क्षेत्र में एक संधि होती है, रिजविक की संधि, रिजविक की संधि को हम जानते हैं। रिजविक एक शहर था यहाँ नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड के रिजविक शहर में जब एक संधि होती है, उसे रिजविक की संधि कहा गया। 1698 में वो संधि होती है। 1698 में रिजविक की संधि के द्वारा इन्हें पांडिचेरी जो है वो क्षेत्र वापस किया जाता है। तो लगभग 5 सालों तक डचों ने पांडिचेरी को अपने कब्जे में रखा और रिजविक की संधि के द्वारा इन्हें ये क्षेत्र लौटाया गया। फिर हम देखते हैं कि जब 1698 में इन्हें पांडिचेरी का क्षेत्र प्राप्त हुआ, तो इन्होंने पांडिचेरी का अत्यधिक विकास किया और आजादी के बाद तक भी ये पांडिचेरी इन क्षेत्रों में यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा रहा। और आजादी के बाद 1954 ईस्वी में इन्होंने इन अपने पांडिचेरी और एक दो अन्य क्षेत्र थे इनके इन क्षेत्रों में इन्होंने 1954 में खाली किया था। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि 1693 में एक बार पांडिचेरी इनके हाथ से निकल गया था और 1698 में रिजविक की संधि के द्वारा पुनः ये क्षेत्र इनको प्राप्त हुआ, जिसके बाद इन्होंने इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास और अपना व्यापार जो है वो विस्तृत रूप से जारी किया। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ अन्य क्षेत्र इन्होंने दक्षिण भारत में प्राप्त किए, जैसे माहे। माहे यहाँ केरल के तट पर था माहे, और इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र है कराईकल। तो इसको हम देख ले थोड़ा सा। 1724 ईस्वी में इन्होंने माहे पर अधिकार किया और 1739 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार किया। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनके प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, पांडिचेरी, माहे, कराईकल। इन क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया और अपना व्यापार इन क्षेत्रों में ये करते रहे। ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात थी, लेकिन भारत से बाहर भी इन्होंने यहाँ हिंद महासागर में एक जो क्षेत्र था मॉरिशस, मॉरिशस में भी इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की और मॉरिशस को भी अपने अधिकार में कर लिया था। मॉरिशस यहाँ इसके पास में मेडागास्कर के पास में एक देश था, द्वीपीय देश ये है। मॉरिशस में इन्होंने 1721 में अपना अधिकार स्थापित किया। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति रही थी भारत में। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय क्षेत्र में सूरत से अपने व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, और सूरत के बाद मसूलीपट्टनम, उसके बाद हमने संथामी वाली घटना देखी, और उसके बाद पांडिचेरी आदि स्थानों पर भी इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। चंद्रनगर में भी इनका एक अच्छा व्यापार चला। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका था भारतीय इतिहास में, या यहाँ भारतीय क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसे बन चुकी थी कि जो भी कंपनियां ये यूरोपीय क्षेत्र से आ रही थी, ये सभी लगभग एक ही प्रकार का व्यापार यहाँ भारतीय क्षेत्रों से कर रही थी। वस्त्रों का व्यापार या फिर मसालों का व्यापार, एक ही तरह का जब ये व्यापार इन यूरोपियों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हुई, और इन्हीं प्रतिस्पर्धाओं के चलते ये कंपनियां जो हैं आपस में लगातार भिड़ती रही, और भारतीय क्षेत्रों में कई युद्ध इन्होंने लड़े हैं।
जिनमें कि अब अगली क्लासेस से हम देखेंगे जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध लड़े गए इन भारतीय क्षेत्रों में, जो युद्ध इनके द्वारा लड़े गए थे, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। उन्हें हम जानते हैं कर्नाटक युद्धों के बारे में। तो 3 युद्ध इनके हुए थे, तो इन तीनों युद्धों के बारे में अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम भारतीय इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखते चले जाएंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय समाज था उन युद्धों से प्रभावित हुआ। जो युद्ध यहाँ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के द्वारा किए गए, किस प्रकार से भारतीय राजनीति में धीरे धीरे इनका हस्तक्षेप हुआ और क्या क्या अन्य घटनाएं इनके द्वारा की गई, तो इसके विषय में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।